नमस्कार। उस्ताद कमाल साबरी सारंगी की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम। उन्होंने न केवल अपने घराने की परंपरा का निर्वाह किया, बल्कि अपनी प्रयोगशीलता से मैसेवटे और वन जाइंट लीप जैसे रॉक बैंडों के साथ भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। नुसरत फतेह अली खां, जाकिर हुसैन खां साहब जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ उन्होंने देश विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया और सारंगी जैसे दुर्लभ वाद्य को एक शोहरत दिलाने में वो आज भी प्रयासरत है। उनके नाम कई प्रतिष्ठित सम्मान हैं। आज हम उनके ही घर में हैं, सारंगी के सुरों की महक के बीच। हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कमाल साबरी जी से ही सारंगी में किए हुए कमालों को। जैसा मैं कह रही थी कि मैं उस सुरों की महक के बीच में हूँ, तो उस महक के बीच ही हम सबसे पहला सवाल तो आपसे कमाल साहब ये है कि आप 400 वर्ष पुरानी जो मुरादाबादी परंपरा के जिसको चलान है, तो सबसे पहले तो मार्गदर्शन डालना चाहते हैं इस परंपरा और विरासत के बारे में थोड़ा सा। भाई ये सारंगी की जो परंपरा है, खासकर हमारे मुरादाबाद घराने की, ये सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। उस्ताद कल्लन खां साहब हमारे बुजुर्ग हुए, उस्ताद ढाई बख्श खां साहब, मौला बख्श खां साहब, उस्ताद हाजी मोहम्मद खां साहब, मेरे वालिद साहब उस्ताद साबरी खां साहब। अब मैं इस साज की सेवा में लगा हूँ और सारंगी की जो परंपरा है वो ये मानी जाती है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सारंगी एक बड़ा ही पुराने वाद्य यंत्रों में से है और इसकी तालीम जो है वो भी गायकी की तालीम होती है सारी। और इसमें जो इसकी जो बनावट है वो देखेंगे तो ये साउंड बॉक्स है जो गोट स्किन से कवर किया गया है, ये फिंगर बोर्ड है और ये सिंथेसाइजर स्ट्रिंग है, ये गट की स्ट्रिंग, ये गज है जिससे ये बजाया जाता है। जब आप इसको तार पे फेरते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलती है और जैसे कोई सुर अगर आपने बजाना हो तो फिर ये जो उंगली का जो आपके नाखून के ऊपरी हिस्सा है यहाँ से सारंगी बजाई जाती है। क्योंकि अक्सर आप वाद्य यंत्र को देखेंगे तो वो टिप से बजाए जाते हैं, जैसे सरोद है या सितार है या वायलिन है, उसको टिप से नीचे की ओर, गिटार को भी नीचे की ओर दबाते हैं। लेकिन सारंगी को साइड बेस से, जैसे ये तार है तो यहाँ सारंगी उंगली यहाँ से रखी जाएगी। ये बेसिक सारंगी का तरीका है और ये 3 गट स्ट्रिंग होती है जिससे बजती है सारंगी। ये एक मिडिल ऑक्टेव है, ये हायर ऑक्टेव है और ये लोअर ऑक्टेव है। इसको बोलते हैं मदर स्थान, मंदिर स्थान और ये सात सप्तक। आपके हुजूर ने सारंगी को अंतर्राष्ट्रीय शोहरत दिलवाई और लेकिन आपने इसमें चलो स्ट्रिंग का इस्तेमाल, चलो का भी कर रहा था, लेकिन अभी मैंने दोबारा वापस उसको गट का
किया है। अच्छा। देख रहा हूँ कैसा साउंड आ रहा है। अच्छा। मैं यही जानना चाह रही थी कि आप मैंने अक्सर जो है ना सारंगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने चेंज की थी वो चेलो का ही स्ट्रिंग चेंज किया था। वो मेरी दूसरी सारंगी में अभी भी हुई है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा एक चेंज लाने के लिए मैंने वापस तो उसकी कोई खास वजह थी? खास वजह यही है कि इसमें से साउंड अच्छा निकालने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है। उसको लगा लो तो आप जल्दी अच्छा साउंड आ जाता है। अच्छा। और उसमें क्योंकि ये उसका तार है, तांत का तार है, गट होती है ये, तो इसको जब आप नीचे मिलाते हैं तो थोड़ा इसमें जो साउंड है ना वो उसको सही एकदम उत्पन्न करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, सही उसकी डिलीवरी करने के लिए साउंड। और उसमें ज़रा जल्दी हो जाता है, लेकिन मैंने अब थोड़ी और मुश्किल करने की कोशिश की है इसमें, वापस मैंने वो गट इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे सारंगी के जो देखेंगे आप, ये भी काफ़ी बड़ी सारंगी है। अक्सर इतनी बड़ी सारंगी आपको नहीं होती है। ये पुराने जमाने की सारंगी है, हमारे दादा परदादा की, मतलब घराने का ये घराने का बिल्कुल पहचान है। और अभी ऐसी सारंगी मैंने नहीं देखी कोई बजा रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि साइज बड़ा है। तो इसका जो मैदान है, इसको मैदान बोलते हैं जहाँ बजाते हैं, ये भी काफी बड़ा हो जाता है। तो उसमें ज्यादा आपको जो आप छोटी सारंगी पे जितनी मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज को निकालने। अच्छा जी। तो जैसे आपको इसको एक एकल वाद्य के रूप में आप इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए आपका अपना एक अलग तरीके का स्ट्रगल है, लेकिन हम आपसे उस थोड़ा संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं। एकल वाद्य के रूप में आपने इसको एक तरीके से स्थापित किया है। मैं ये कहूँगा कि उस्ताद साबरी खान साहब, जो मेरे वालिद साहब, मेरे उस्ताद, आफ्ताब सारंगी, शहंशाह सारंगी उनको कहा गया, वो एक ऐसे सारंगी वादक रहे जिन्होंने सबसे पहले सारंगी को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और सारंगी के प्रोफेसर रहे वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएस में। पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के प्रोफेसरों में से थे वो। और सारंगी को संगत के रूप में भी उनको एक ऐसी पदवी हासिल थी कि कोई भी गवैया हो, कोई भी किसी घराने का भी गवैया हो, और उसके साथ बैठ के उन्होंने उस वक्त ऐसा काम किया कि उनको संगत सम्राट की पदवी मिली। और आज उनको सारंगी का बादशाह, सारंगी शहंशाह, गॉड ऑफ सारंगी के नाम से जाना जाता है। तो ये उनकी जो कुछ भी आज मैं हूँ, उनकी देन है, उनकी दुआएं और उनकी शिक्षा, उनकी तालीम का नतीजा है कि मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ और सारंगी की सेवा कर रहा हूँ और सारंगी को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें ऊपर वाला मुझे कामयाबी भी दे रहा है, उसकी मेहरबानी। तो ये सारंगी का जो संगत साथ है, ये एक अलग सब्जेक्ट है और सोलो बजाना एक अलग सब्जेक्ट है। संगत साथ जब आप करते हैं तो उसमें आपको हर तरीके की गायकी, चाहे उसमें ध्रुपद दमार हो, ख्याल हो, कजरी हो, ठुमरी हो, उसको सबको बजाना आना चाहिए। और जब तक आप गवैये से थोड़े से ज़्यादा आप नॉलेजेबल ना हो उस चीज़ में, तो गाने के साथ आप थोड़े नहीं कर सकते। दूसरा क्या, हर गायकी का मिजाज भी अलग होता है। जैसे आप ठुमरी बजा रहे हैं, उसका मिजाज, उसके बजाने का तरीका, दादरा बजा रहे हैं उसके बजाने का तरीका, या ख्याल बजा रहे हैं, या आप ध्रुपद बजा रहे हैं, धम्मार बजा रहे हैं, जो उस्ताद साबरी खान साहब ने सारंगी पे धम्मार बजाई है। और किसी सारंगी से मैंने अभी तक धम्मार नहीं सुनी। ध्रुपद भी उन्होंने बहुत अच्छा सबके साथ, जितने भी बड़े बड़े ध्रुपद गायक हुए, सबके साथ काम किया। तो ये मेरी आज खुशनसीबी है कि मुझे उनसे तालीम मिली और मैं उनका शागिर्द रहा बचपन से, उनका बेटा भी हूँ और उनसे सीखा भी। तो मैं इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने सारंगी का जो और दूसरे रंग हैं उन पे मैंने काम किया। जैसे मैंने एल्बम्स इंट्रोड्यूस की, सारंगी फंक, डांस ऑफ द डेजर्ट, इस तरह की एल्बम्स मैंने किए हैं काफ़ी। और अलग अलग जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, फनकार हैं वर्ल्ड म्यूज़िक के भी, उनके साथ भी काम किया। तो वो ये जैसे अभी आपने बताया, और आपने तो रॉक बैंड के साथ बहुत काम किया है, तो उनके साथ के कुछ अनुभव बताएं कि ये मतलब एक बहुत ही मशहूर रॉक बैंड रहा है मैसिव अटैक। हाँ जी, उसके साथ भी मैंने सारंगी उनके साथ काम किया। और एक वन जाइंट लीफ, एक बहुत बड़ा बैंड है, उसके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो वो जब हम काम करते हैं तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट की जो
आवाज़ है उसको खूबसूरत से खूबसूरत उनके हिसाब से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम राग बजाते हैं तो हमें ज़्यादा ये डर रहता है कि हम उसके कानून के अनुसार, एक शास्त्रीय नियम अनुसार हम काम करें और जो उसका नियम है उसको सही ढंग से हम अदा कर सकें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिल्मी गाना सब आप उसमें तो अपने इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप राग बजाते हैं तो वो एक ऐसा समंदर है जिसमें आप रूल्स के साथ होते लगाने हैं, उसके फॉलो करके रूल्स एंड उसके प्रिंसिपल, और उसके प्रिंसिपल जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे तो वो जो ट्रेडिशन है उसको सही ढंग से आप अदा नहीं कर रहे हैं। तो यही फर्क रहता है जब हम किसी विदेशियों के साथ बजाते हैं या अपने देशवासियों के साथ बजाते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा डर रहता है जब हम राग को परफॉर्म कर रहे होते हैं घंटा बैंड से, कि उसके ताल के साथ उसकी मिलन रहे, वो राग खराब ना हो, उसके जो चलन है वो खराब ना हो, हमारी परंपरा में उसमें छेड़छाड़ ना हो। एक जो परंपरावादी कलाकार है या हम जिसको कह सकते हैं विशुद्ध आर्टिस्ट, वो सबसे ज्यादा तो अपने परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर उसको आप परंपरा को खराब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो इतने पुराने राग हैं उनकी रूह को खराब कर रहे हैं, उसको बेचैन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो आप इससे अच्छा आप अपना कोई कॉम्पोजिशन करके उसका मजा लीजिए। बिल्कुल, जैसे उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं अच्छा समझता कि मेरे पिताजी ने यही बोला कि रागों के साथ आप फ्यूजन ना करो या वर्ल्ड म्यूजिक ना करो, आप हाँ उसको बेस करके आप अपने हिसाब से कुछ और नई कॉम्पोजिशन करके बजाएं। तो जब मैं उनके साथ अडॉप्ट कर ले थोड़ा सा उनको थोड़ा सा अपना दे ऐसा रास्ता निकाल लें कि जिसमें दोनों के लिए इजी तभी तो वो फ्यूजन कहलाता है। तो जैसे इसको सारंगी को तो बहुत करुण रस के बहुत नजदीक माना जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट है, इसका नाम सारंगी है। अब इसको लोगों ने ज्यादा करुण रस या सैडनेस की तरफ इसलिए क्योंकि इसमें जो आवाज निकलती है वो बड़ी इमोशनल, इसमें बहुत अच्छी तरह आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डांस का म्यूजिक, आप खुशी का म्यूजिक, आप ऐसा संगीत जिससे कि आपको नाचना महसूस करना है, क्योंकि दो तरीके के नाच होते हैं, एक मन से नाचता है, एक जिस्म से बॉडी से नाचता है, फिजिकल नाचता है। तो जब आप मन से नाचते हैं तो सिर्फ सुर लगाते हैं और सुर का मजा लेते हैं और आपका मन उसमें उसको अंदर से अब्सॉर्ब कर रहा होता है और उसको एंजॉय कर रहा होता है, आनंद ले रहा होता है। और जब आप थोड़ा सा शरीर से नाचना चाहते हैं तो रिदम भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसमें अपना सारंगी के साथ मजा लेते हैं। उसकी भी मैंने एल्बम्स की जी डांस की, तो वो भी सारा काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा साज है जिसमें से आप हर तरीके के हर मौके पे आप सारंगी बजा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वजीर, कोई मिनिस्टर या कोई मंत्री अगर कोई मर गया है तो या उसकी डेथ हो गई तो दूरदर्शन पे या टेलीविजन पे आप सारंगी के जरिए उसे खिराज अकीदत या ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारंगी के जरिए आप खुशी में भी सारंगी बजा सकते हैं। आप जब आप राजस्थान का म्यूजिक सुनते हैं या रावण हत्ता तो उसमें तो आपको कालबेलिया डांस चल रहा होता है। मेरा एक बैंड भी था, डांस ऑफ द डेजर्ट, जिसमें मैं डेजर्ट की जर्नी दिखाता था फ्रॉम इंडियन डेजर्ट टू डेजर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। तो उसमें कालबेलिया और बैली डांस की जुगलबंदी भी मैं रखता था। अरे वाह! तो जैसे अभी आप इसकी जुगलबंदी की और डांस के साथ बात की, क्योंकि मैं तो थोड़ी बहुत एक कथक की मैं भी एक शागिर्द हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपसे ज़रूर एक बात करूँगी कि जो संगीतकारों की भूमिका है, खास तौर पर मैं कथक को लेकर बात करूँगी, तो उसमें सारंगी का तो एक बहुत महत्व रहा है, तबला का और लहरा। सारंगी एक बहुत खूबसूरत प्राचीन जमाने से चलता आ रहा है। तो इसमें संगीतकारों की भूमिका कितनी मतलब क्या है? देखिए, हर कोई भी जब हम कुछ भी स्टेज पे पेश कर रहे हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म, तो उसमें जो भी व्यक्ति है उसकी उतनी ही महत्वता है जितनी की जो फोकस्ड आदमी है उसकी। जैसे कि अगर डांस इंस्टेंस कथक को ले लीजिए आप, तो जो कथक कर रहा है उसको एक मेलोडी लाइन चाहिए ताकि वो सम पे आ सके। और अगर क्योंकि तबले वाला भी उसके साथ चल रहा है और वो दोनों साथ में चल रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन गलत हो रहा है, अगर गलती भी हो रही है तो उसके लिए फिर वो सारंगी का महत्व आता है। या कोई भी
साज, ऐसा साज जो उस मेलोडी लाइन को रख रहा है जिसको हम नगमा कहते हैं। तो उस नगमा या लहरे को जब वो रखता है तो उसका महत्व इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वही हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें हम दोनों साथ में सम पे लैंड हो सके। अच्छा, देखा जाए तो बहुत बड़ा आधार है। बहुत बड़ा आधार है, तो आधार तो वही हो गया, आधार तो वही हो गया। जी जी। तो उसका महत्व बढ़ गया। अगरचे वो नहीं होगा तो अब डांस और तबला साथ में चल रहा है तो उनका समझ में नहीं आएगा कि कभी कोई गलत हो गया या कभी तो उसकी या सम एक साथ नहीं आ रहा है या दोनों को कैसे लय में रखना है, तो वो प्रोवाइड सारंगी प्लेयर ही करता है। जैसे उसके 100 काम है तो एक काम ये भी है कि सही से नगमा, जैसे मैंने भी सितारा देवी जी के साथ मैंने यही मैं जानना चाह रही थी कि आपने कौन से सितारा देवी जी के साथ बजाया, बिरजू महाराज जी के साथ। तो काफी मैंने शुरुआत इससे की, फिर तबला प्लेयर्स की भी मैंने उदय महाराज जी के साथ भी नगमा दिया, किशन महाराज जी के साथ भी और जाकिर हुसैन साहब के साथ भी। तो उसके बाद फिर मैंने गजल भी बजाया, जो जितने भी गुलाम अली जी या जितने भी बड़े बड़े गजल गायक हैं उनके साथ मैंने, फिर क्लासिकल में जितने भी गिरजा देवी जी और गंगूबाई हैंगल जी सबके साथ मैंने संगत की, सब अलग अलग। और सलामत अली खान साहब के साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला, उनकी दुआएं लेने का। तो ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ जब आप बैठते हैं तो सीख के उठते हैं वहाँ से, क्योंकि बचपन से मुझे अच्छे आर्टिस्टों के साथ संग मिला मुझे और उनकी दुआएं और उनसे सीखने का मौका मिला। तो ये जब सारंगी इस रास्ते से जब आप निकल कर आते हो तो फिर आप परिपक्व सारंगी प्लेयर बनते हो, एक ऐसे सारंगी प्लेयर जिसको पता होता है संगत कैसे करनी है, सोलो कैसे बजाना है, फोक सॉन्ग कैसे बजाना है, गजल की अदायगी कैसे होगी, राग को कैसे देखना है, बंदिश को कैसे देखना है, उसको ताल को कैसे देखना है। तो वो सब तो फिर आपके फाउंडेशन जब आप इतनी मजबूत हो जाती है तो एक आप पक्की बिल्डिंग बनते हैं जिसको हिलाना आसान नहीं होता। रियाज अलग अलग विधाओं के साथ हो गया ना, विधाओं से नगमा देने से आपकी लय पक्की हो रही है और ठुमरी दादरा बजाने से आपको बोल बजाना आ रहा है, ऐसे कि जब अगर कोई नहीं भी गा रहा है तो सारंगी जब बज रही तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई गा रहा है। बिल्कुल, जैसे अभी आप कह ही रहे थे कि इसको ये गाने के सबसे ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा अगर आप निवेदन करें, हमारे साथ जवाद अहमद जी भी मौजूद है, तो बहुत अच्छा ये तबला बजाते हैं। अच्छा, अख्तर हसन खान साहब के भांजे हैं।
पेश किया है। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये ख्याल है, तो इसी तरह जैसे हम ठुमरी बजा रहे हैं, तो ठुमरी में बोल भाव होता है। एक और शक्ल है टप्पे की शक्ल, कि कैसे टप्पे की जो गायकी है ये पंजाबी वर्ड्स टपना से आई है, छलांग लगाना। तो इसको बजाने का तरीका ये है कि आप इसमें 1.5 दाने की तान ये अंदाज रहता है इसका, और 2.5 दाने की तान, और इसमें आप ज्यादा एक सुर पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, और रुकेंगे तो उसकी एक अलग शक्ल बन जाती है जिसको तब ख्याल कहा गया। लेकिन टप्पा जब बजा रहे हैं तो उसमें रुकना जायज नहीं उसूलन। दात कथा आगे तालीम होती है, इसका अलग ढंग समझाने का, बताने का, बजाने का, सारी चीजें अलग हैं। आप जैसे दादरे का आपने जिक्र किया कि दादरा या फोक कैसे, तो दादरा आपको सुनाता हूँ।
दादरे का अंदाज है, एक फोक जो पंजाब का फोक है वो सुनाता हूँ। ऐसे बोल बजना चाहिए कि लगे जैसे बाकी में वो गाना ही बोल रहा है, गाना ही बज रहा है, तो तभी मजा भी आता है। वरना सारंगी की हर जो जॉनरे ऑफ हमारा संगीत का जॉनरे है उसकी हर जॉनरे की अलग सब तरीके से तालीम होती है। जैसे गाने की भी अगर कोई ख्याल गायक है तो जरूरी नहीं है वो फिल्मी गाने को भी बहुत अच्छी तरह अदा करे या ध्रुपद भी गा ले या ध्रुपद वाला वो भजन या फिल्मी गाने को बहुत अच्छी तरह गाए। तो उसके लिए सारंगी प्लेयर जो होता है वो सौरंगी एक परिपक्व सारंगी प्लेयर जब ही बनता है जब उसको चौमुखी गायकी को बजाता है। एक बात जरूर पूछी जा सकती है इसके संदर्भ में कि दुनिया में आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर अब आपको सारंगी को लेके एक रिस्पॉन्स जो मिलता है वो सारंगी के विषय में उन लोगों की क्या सोच है? जिस तरीके से इसकी अदायगी है ऐसा कोई और साउंड नहीं है। इसका रिच साउंड है बहुत, और इसके साउंड के अंदर ही ऐसा लगता है कि जैसे कई वायलिन एक साथ बज रहे हैं, वो ऐसे बोलते हैं सही रंग या बहुत चैलो बज रहे हैं बहुत सारे एक साथ। आपका साबरी जी फिल्मों के साथ भी बहुत अच्छा योगदान है डॉक्यूमेंट्रीज में, तो उसका थोड़ा सा यात्रा बताइए। जी कुछ ऐसे गाने आपको सुनाता हूँ जो बॉलीवुड के मशहूर गाने हैं।
इनका अपना मजा है मजा और है। ये सारंगी पे अदा हो रहे हैं, तो ये कहना कि सिर्फ सारंगी जो है वो एक ऐसा साज है जो करूँगा उसको बहुत हाँ, करता है। लेकिन ये नहीं, मानना दरअसल चाहिए। क्या है शास्त्री जी की जब भी हम फिल्मों में अपने पुराने समय में भी देखा है, हम सुनते तो सारंगी का उन कोठों के साथ में भी एक बहुत बड़ा संबंध, मतलब फिल्मों में एक बड़ा माध्यम है, नहीं, सबसे वो तो ज्यादा है ही, दिखा वो तो हमारे भारत में जो म्यूजिक होता था वो वहीं होता था ना, कुर्टिजान्स करती थी, और डांस को भी देखें तो आप वहीं पे होता वहीं था। पर ही हुआ है, बिल्कुल गायकी। आजकल तो हर घर में जो है ना कथक हो रहा है, तो अब तो टाइम चेंज हुआ, लोग तालीम याफ्ता हो गए, पढ़ाई लिखाई की और उन्होंने ध्यान दिया, तो हर जो एक ऐसा व्यवसाय था जिसको लोग बुरी नजर से देखते थे, उसकी एक शुद्धिकरण हुआ, एक ऐसा एजुकेशन में आया कि उसको तालीम याफ्ता लोग भी। हाँ, लेकिन अब फिर भी उन जगहों पे तो भी कह सकते संरक्षित तो रहा संगीत, संरक्षित रहा, और वहाँ से संगीत करना आया लोगों को, वहाँ से जैसे तहजीब तमद्दुन आया, और जो डांस का जो आर्ट फॉर्म है वो वहीं डेवलप हुआ, क्योंकि डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म था, और म्यूजिक भी, क्योंकि वहाँ उसको बहुत वृद्धि और बहुत कामयाबी मिली, और वहाँ से उठ के फिर वो स्टेज पे आया, एक कला विधाओं में आया, एक कलाकार को एक सम्मान दिया गया, और आज और बढ़ता जा रहा है आगे। पहले तो लोग फिल्मों में काम करने वाली लेडीज को भी अच्छा नहीं मानते थे, अब तो हर घर की लड़की जो है ना वो चाहती है कि भाई फिल्मों में जाए। ये हमारे यहाँ की जो कलाएं हैं, भारत की जो मौसीकी है, जो संगीत है, वो कितनी रिच कल्चर है, और कैसे उसमें काम हुआ है, और कैसे कैसे लोगों ने उसमें काम हुआ है, और कैसे उसकी फिर डेवलपमेंट हुई आगे, और कैसे आगे चल रहा है, और अभी तक चला जा रहा है। तो उसमें ऐसे भी संगीत है, जैसे ध्रुपद की कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसमें भक्ति भाव बहुत है, और कुछ ऐसे भी संगीत है जिसमें रस का भाव बहुत है। ये कलाकार जो है वो उसके पास एक ही चीज है कि वो सही समय पे सही सुर पे सही उंगली रखेगा, तभी सामने वाले के मन तक जा सकता है, वरना स्टेज पे वो कूद नहीं रहा, छलांगे नहीं लगा रहा, चीख नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, साधना में लगा हुआ है, और अपने सुर के जरिए अपने श्रोताओं को, हजारों लोगों को खुश कर रहा है, तो वो बगैर साधना के तो मुमकिन नहीं है। बल्कि यही बात है कि जब तक कलाकार खुद ही सुर का आनंद नहीं लेगा तो दर्शक दूसरों को क्या आनंद देगा, आनंद आ ही नहीं सकता। आपका कोई एक सपना आपको लगता है कभी बैठते कलाकार होने के नाते कि एक ड्रीम है? ड्रीम तो देखिए बचपन में जो ड्रीम दिखे थे अब वो पूरे हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब जो देख रहे हैं हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि वो आगे पूरे करता रहे, शिष्यों की परंपरा भी आपकी रहे और ये काम चलता रहे, और हम अपने बुजुर्गों का, अपने उस्तादों का नाम जिंदा रखें, और अपने काम को चलाते रखें, इसको अलाइव रखें, और इसमें हमें यश मान सम्मान ऊपर वाला दिलाता रहे, उसकी यही मनोकामना है, यही सपना है। कामयाबी का कोई मापदंड नहीं है, नाप तो नहीं सकते ना, बिल्कुल। और जितनी कामयाबी मिलती रहती है आपका मन करता है और आगे जाए यार, और आगे जाए, और सपने देखें, वो भी एक ईमानदारी के साथ, साधना की। ये नहीं कि और सारंगी या संगीत है एक ऐसा बातें अंतर है, इसमें आप बेईमानी कर भी नहीं सकते। स्वर एक ऐसी चीज है जैसे ईश्वर को आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी, इसी तरह स्वर को जब आप देखना चाहेंगे तो आपको आंखें बंद करके स्वर नजर आएगा। क्या बात है, तो ये बहुत ही स्वर नजर आना है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक ऐसी विधा है जो स्वर आपको जब नजर आएगा तो आंखें खोलने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके नजर आती है ये चीज। मतलब कह सकते हैं कि सारंगी ने आपको दिया, आपने सारंगी को दिया, कह सकते हैं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है आपके। आदान प्रदान से ही और आगे बढ़ा जाता है। हम ताली जब बजती है तो वो दोनों हाथ से बजती है, और हम ईश्वर से यही आपके लिए कामना करते हैं कि बस चलता रहे, आप कमाल ही रहे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद।